आज हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द देखिए, ये जो शब्द हैं, ये शब्द मछली, पानी, तितली, फूल, ये आपके शब्द हैं। और शब्द के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था आपको। ये देखिए, जो शब्द होते हैं ये वर्णों को मिलाने से बनते हैं। ये जो वर्ण हैं आपके, वर्ण के अंदर व्यंजन भी आते हैं और स्वर भी आते हैं। ये व्यंजन हैं आपके और ये स्वर हैं। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। किसी भी व्यंजन को पूरा करने के लिए आपको स्वर को जोड़ना पड़ता है। ये म है। व्यंजन ऐसे ही होते हैं, हलंत लगे हुए होते हैं, इसमें हल्का निशान ऐसे होता है। ये आधे ही होते हैं इस प्रकार। क में भी ऐसे होता है, ख ग ग। ये मगर ये पूरे कब आप बोल सकते हैं? क ख ग घ कब बोलते हैं? जब इसमें आप अ स्वर को जोड़ते हैं। तो जब आपने म स्वर को म में अ स्वर को जोड़ा तो क्या बन गया? म। ये पूरा म बन जाएगा इस तरह, ठीक है। अब जब छ में आपने अ स्वर को जो छ में आपने अ स्वर को जोड़ा तो ये पूरा छ बन गया। ल में जब आपने बड़ी ई लगाई तो क्या बन गया? ली बन गया ल में। तो आप देख सकते हैं मछली कितने वर्णों से मिलकर बनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण से मिलकर बनी है, या 6 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। ये शब्द कितने वर्णों? मछली जो शब्द है 6 वर्णों को मिलाकर बना है। अब पानी शब्द देखिए, प में हमने आ की मात्रा यहाँ लगी है तो हम आ लिखेंगे। स्वरों की मात्राएं होती हैं मगर व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। और ठीक है, न को पूरा करने यहाँ पे बड़ी ई लगा की मात्रा लगी है तो बड़ी ई लगा के लिख कर हमने यहाँ बड़ी ई बनी लगाया है, शब्द बनाया है। तो ये कौन सा शब्द बन गया? प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी ई की मात्रा नी, पानी। क्या बन गया? पानी। ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? 1 2 3 4, 4 वर्णों से मिलकर बना है। अब आइए, ये है तितली। तितली जो है त जमा इ जमा त जमा अ जमा ल जमा ई, तितली। त को पूरा करने छोटी की मात्रा है, हमने यहाँ लिखी हुई है। त में आ लगाया है तो पूरा हुआ है त। ल में बड़ी ई की मात्रा ली है, लगाई है और ई लिख दी है बड़ी ई, तितली। ई, ठीक है। ई छोटी को ई, बड़ी को ई, ठीक है। आप बोलेंगे तो ये बन गया आपका तितली। तो ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? 6 वर्णों से मिलकर बना है। अब आइए, ये है फूल। फ में बड़ा ऊ लगी मात्रा लगी, बड़ा ऊ लिखेंगे आप। ल अ ल अ ल जब यहाँ नीचे हलन डाला, जब ये अ इसके अंदर जुड़ा हुआ है तभी हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, मगर यहाँ पे हमने जोड़ेंगे तो ये आपका ल पूरा होगा। तो क्या बन गया? कौन सा अक्षर बन गया? ये आपका, ये सारे अक्षर हैं यानी कि वर्ण हैं, और ये इनको मिलाने पर कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ण हैं। तो क्या बन गया? ये इन 4 वर्णों से ये फूल शब्द का निर्माण हुआ है। ये उपयुक्त सभी सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। इन सब का जितने भी शब्द हैं बने हुए, इनका अर्थ निकल रहा है। जब आप मछली बोल रहे हैं तो मछली आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तुरंत इसकी तस्वीर आपके दिमाग में आ रही है कि ये मछली है। उसके बाद जब आप पानी बोल रहे हैं तो पानी का चित्र आपके सामने आ जा रहा है। जब तितली बोल रहे हैं तो तितली आपको नज़र आ रही है, तो इनके, ठीक है। और जब आप फूल बोल रहे हैं, फूल नज़र आ रहा है। कहने का अर्थ है कि जब शब्द वही होता है जिसका कोई मतलब होता है, अर्थ होता है, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो हमने किया था, तो इसके कहने तो क्या मतलब निकला? शब्द क्या अर्थ हुआ कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को
शब्द कहते हैं। अब आइए कुछ और शब्दों का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बालक है। बालक को बनाया गया है कितने वर्णों से? देखिए बालक को बनाया गया है ब, आ, ल, अ, क, अ। कितने वर्णों से बनाया गया है ये? 1 2 3 4 5 6 वर्णों से बालक शब्द बना हुआ है। कमल क, अ, म, अ, ल, जमा अ, कमल। वैसे ही सेब स, ए, जमा ब, जमा अ, सेब, ये आपको बना हुआ। इस प्रकार घर, घ, अ, र, घर। म के ऊपर बिंदी लगी है, अंक की मात्रा लगी है। द में छोटी ई की मात्रा है। मंदिर, शेर। ठीक है, इस प्रकार आपको गए। तो अब आइए हम करते हैं। तो हमने क्या सीखा? शब्द वर्णों के मेल से बनता है। शब्द वर्णों के मेल से बनता है। शब्द का अर्थ होता है। वाक्य का रूप धारण करके शब्द विचारों को प्रकट करता है। ठीक है। और दूसरी बात देखिए हमने, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब यह पद कहलाता है। और एक उदाहरण देखिए, मैंने पिछली बार वीडियो में भी दिखाया था आपको। गीता इधर आ। गीता कितने वर्णों से मिलके बना है शब्द? ग, ई, जमा त, जमा आ, क्या हो गया? गीता। गीता कितने? 1 2 3 4 वर्णों से मिलकर गीता शब्द बना है। यहाँ पे है इधर इ, तो आपका स्वर है, इसमें आप कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। जमा ध, जमा अ, जमा र, जमा अ, ये क्या हो गया? इधर। इधर कितने शब्दों से मिलकर बना? 1 2 3 4 5। आ एक है आपका वर्ण है, तो एक यहाँ पे, ये अपने आप में पूरा है, इसमें हम किसी की जोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि स्वर अपने आप में पूरा होता है, इसमें किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है इसको पूरा करने के लिए, ये अपने आप में पूरा है। तो ये एक वर्ण से बना है, ये शब्द एक वर्ण से बना है। तो हम इसकी परिभाषा हमने पहले भी वीडियो में आपको बता कर रखी है, एक बार फिर से कर लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब है हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो चलते शुरू करते हैं इसको हम। पहला है आपका, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मैंने इसमें अर्थ के आधार पर भी जो हमने सार्थक और निर्थक अर्थ को लिया था, उसमें भी हमने इसमें जोड़ दिया है मैंने। तो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है 4 रूपों में मैंने किया जाता है। पहला मैंने लिखा है क है बनावट के आधार पर। दूसरा है ख जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है। अर्थ के आधार पर, यहाँ मैंने लगा दिया सार्थक और निर्थक अर्थ का, यहाँ पर 2 भागों में बांटे गए हैं यहाँ पे अर्थ के आधार पर। घ है आपका वाक्य प्रयोग के आधार पर। तो चलिए पहला करते हैं हम बनावट के आधार पर, या रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। पहला है इसका रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद है आपका मूल या रूढ़ शब्द। ये क्या होते हैं? चलिए, जो शब्द खंड करने पर अर्थहीन अर्थ है, ये था है ये अर्थहीन हो जाते हैं,
उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये खंड करने पर क्या होता है? खंड का मतलब तोड़ने पर उनको, ठीक है। ये शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते आए हैं। जैसे घर, आपने घर शब्द बोला, घर शब्द लिखा। घर शब्द का अर्थ होता है रहने का स्थान, पर इसके खंडों में घर, आप इसको अलग अलग किया, घर का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इसको खंड करेंगे, अलग करेंगे घर को, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही आप और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे दाल है, दाल को आप दाल ने कुछ अर्थ निकला। जल, ज अलग, ल अलग, जल का भी कोई, महल, महल वो अलग से इसका अर्थ निकल रहा है। खिड़की, आप खिड़की का अलग से अर्थ है। लड़की, ये इनके उदाहरण हैं जो इनका ये रूढ़ शब्द हैं या मूल शब्द हैं, इनका ये जो खंड करने पर अर्थहीन हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। कमरा आदि शब्द इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ये जो शब्द हैं आपके, इनके क्या होता है, ये मूल या रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द खंड करने पर, खंड यानी कि तोड़ने पर अर्थहीन हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं, ठीक है। ये परंपरा से एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते, निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते आए हैं। जैसे घर आपने बोला, रहने का स्थान, ठीक है। और भी इस चीज़ों का आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं आपका। एक तो हमने रूढ़ शब्द किया इसे बनावट के आधार पर, दूसरा भाग है इसका व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द या इसके अंदर हम यौगिक शब्द या फिर हम योग गुण शब्द में बांट सकते हैं। लेकिन व्युत्पन्न शब्द वो शब्द होते हैं, ये दो शब्दों या शब्दांशों, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्द व्युत्पन्न शब्द होते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, मतलब इनको खंड किया जाता है। इन शब्दों के खंड अगर हम टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, तो सार्थक होते हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के हैं। कौन से हैं? यौगिक शब्द। कई लोग इसे एक जैसे अलग कर देते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं, लेकिन मैंने लिखा है व्युत्पन्न शब्द वही शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्द व्युत्पन्न शब्द होते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के हैं। यौगिक शब्द, एक शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं या यौगिक कहलाते हैं। एक शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के नियमों से बनते हैं। जैसे महात्मा आपने बोला, महात्मा लिखा आपने, महा जमा आत्मा, वह आत्मा जो महान है, महा जमा आत्मा। वैसे आपने पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, ये आपने दो शब्द, एक देखिए एक शब्द है, इसके आपने दो शब्द बनाया। आपने एक शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं इसके अंदर, महा जमा आत्मा। महा भी एक शब्द है, आत्मा भी। अब है पुस्तकालय, पुस्तक एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, आलय। अब हमने इन दोनों शब्दों को यहाँ पे अलग अलग किया। ये एक शब्द है, इसको हम दो शब्द नहीं बोलते, एक शब्द है, मगर ये यौगिक हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी यौगिक है, इसमें दो शब्द जुड़ा। अगर हम इसे अलग करें, ये एक शब्द है, हम एक शब्द में हम इन दो शब्द बना सकते हैं, पुस्तक जमा आलय, जिसमें पुस्तक रखनी चाहिए। अब ये देवदूत एक शब्द है, तो आप इसको कैसे करेंगे? देव जमा दूत। शिवालय, शिव जमा आलय,
महेश, महाजम जमा ईश। ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो हैं यो यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं योग रूढ़, ये इसी का भाग है व्युत्पन्न शब्द का। ये शब्द भी निर्मित यौगिक शब्दों से ही है, इसी शब्द से ही है। जैसे ये बना है यौगिक, दो शब्दों शब्दांश के योग से बने हुए हैं। ये शब्द भी निर्मित यौगिक शब्दों से ही हैं, पर इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। बहुब्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं, बहुब्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं। जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ है लंबा है उदर जिसका। लंबोदर का क्या सामान्य अर्थ है कि लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब पेट। तो कौन किसको, पर लंबे पेट वाले को लंबोदर नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है बताइए? लंबे पेट वालों को लंबोदर नहीं कहा जाता है, वह गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। जैसे हमने बोला लंबोदर, तो किसमें हम समझ जाएंगे लंबोदर किसको कहा गया है? गणेश जी को हम लंबोदर कहते हैं। ठीक है, ये उनके अर्थ में आ गया। वैसे ही ये है जलज, जल में रहने वाला जो जलज। दश आनंद 10 सर वाला कौन है? रावण। पंकज, पंक मैंने पंक, यहाँ पे देखिए मैंने पंकज का लिखा, पंक का मतलब होता है कीचड़। अज मैंने जन्मा हुआ, जो कीचड़ में जन्मा होता है कौन है वो? कमल। तो पंकज, नीलकंठ, जिसका कंठ मैंने गला, जिसका नीला है गला, कौन है? शिव जी आदि। तो ये शब्द एक अलग जो वो क्या है, वो अलग से अर्थ प्रकट कर रहे हैं, परंपरा के से प्राप्त होते हैं और ये अलग से बता रहे हैं, इनका अर्थ अलग निकल रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसका, ये योग रूढ़ शब्द हैं। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर पहले तो हमने क्या लिखा है, अभी बनावट के आधार पर हमने पढ़ा। तो बनावट के आधार पर आपने देखा क्या था? बनावट के आधार पर हमारी रचना या रचना क्या है? मूल या रूढ़ शब्द, मूल या रूढ़ शब्द। उसके बाद है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़। चाहे आप 3 भाग कर सकते हैं, या तो आप दूसरे में कर सकते हैं, व्युत्पन्न शब्द में यौगिक शब्द आ गया और योग रूढ़ शब्द आ गया। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं शब्द। ठीक है, तो पहला है तत्सम शब्द। तत् जमा सम, यानी उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या हुआ? उसके समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कहने मतलब उस संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, गज, आम्र, अग्नि, दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, फल आदि। ये हम हिंदी में भी, ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो अगला है आपका, ये तत्सम हो गए। अब है तद्भव। तद जमा भव, इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। तद्भव का क्या? तद जमा भव, भव ने होना, पैदा होना। ठीक है, उससे पैदा हुआ। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने हैं वे तद्भव कहलाते हैं। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे हाथ, हाथ जो है उस किससे संस्कृत के ये तद्भव शब्द है, और हस्त संस्कृत का जो तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं तत्सम होते हैं आपके हस्त, हाथ। आम्र, आम्र को संस्कृत में बोलते हैं, और आम ये आपका इसका तद्भव है। आम्र जो है आपका तत्सम है,
हमने अभी किया है। तत्सम शब्द जो है संस्कृत के, क्या है तत्सम शब्द? संस्कृत के जो शब्द हिंदी में मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अब देखिए, अब तद्भव शब्द क्या है इसका? ये तद्भव शब्द है, अर्थ हुआ उससे पैदा हुआ, यानी ठीक है। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे हाथ, हाथ किससे बना तत्सम शब्द? किस क्या है? हाथ का हस्त संस्कृत शब्द है, तो और तद्भव क्या हुआ? हाथ। आम्र यानी कि आम, आम संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम है और ये तद्भव है। अग्नि तो संस्कृत का शब्द है और अग्नि को हम इसका तद्भव क्या होगा? आग। सूर्य का तत्सम है और सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूरज। आदि और भी चीज और भी शब्द हैं, ये इसके अंतर्गत आपको मैं बता सकती हूँ। ठीक है, आप इस प्रकार कर लेंगे आप। और अगला है आपका देशज। देशज तो जो शब्द हिंदी प्रदेश में बोलचाल से बने हैं, जो शब्द जो भारत में हिंदी प्रदेश जहाँ हिंदी बोल जाती है वहाँ की बोलचाल की बोलियों से बने हैं वो देशज कहलाते हैं या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, खिड़की, जूता, पगड़ी, लोटा, डिबिया, झुग्गी, थैला आदि। तो देशज क्या हैं? कौन से हैं? जो शब्द हिंदी प्रदेश में बोलचाल से बने हैं देशज कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके शब्द हैं। अगला आइए विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी कहते हैं। विदेशी शब्द कहते हैं आप, ठीक है, विदेशी कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी जो है विदेशी शब्द है। तो फारसी में किताब जो है, आप किताब बोलते हैं ना, वो फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अरबी हलवाई आप बोलते हैं, वो अरबी भाषा का शब्द है। चम्मच जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ये विदेशी सारी भाषाएं हैं। स्कूल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आप हमेशा प्रयोग करते हैं। आल्पिन, जिसे आप पिन लगा दें, आल्पिन ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और फ्रांसीसी का ये कारतूस जो है आप प्रयोग करते हैं ये शब्द का, वो किसका है? ये फ्रांसीसी भाषा का है। और भाषाएं मुख्य हैं, कौन कौन सी भाषाएं मुख्य हैं विदेशी भाषाओं में? फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। ठीक है, ये भाषाएं मुख्य हैं जो विदेशी भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो हमने क्या देखा? हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद किए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो तत्सम शब्द है उत्पत्ति के आधार पर, किसका कैसे उत्पन्न हुआ शब्दों का, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ये आपके 4 हैं शब्द ये इनके 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर हमने पहले भी आपको बताया है, फिर से कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। सार्थक, पहला 2 भागों में अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? 2 प्रकार से हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? कर सकते हैं हम। सार्थक, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पुस्तक, माता पिता, पुत्र आदि। ठीक है। अब है निर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना,
जब हम बोलते हैं ना खाना वाना पीना वीना मकान वकान दुकान वुकान, तो में प्रयुक्त जो है वाना, ये वाना जो है, ये वीना, ये वकान, ये वुकान, वाना वीना वकान और वुकान शब्द ये निर्थक हैं। निर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो निर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले वो निर्थक शब्द होता है। तो शब्द अर्थ के आधार पर शब्द भेद हमने दो प्रकार से किए हैं, दो प्रकार से हैं। कौन से हैं? सार्थक और निर्थक। अब आइए वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों को, उसके आधार पर हम किस प्रकार करते हैं, चलिए। पहला है विकारी। विकारी शब्द लिंग वचन। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप करते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन एक वचन बहुवचन ये आप करते हैं, ठीक है। कारक कर्ताने को ये आप सीखेंगे, ठीक है। काल, कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भविष्य काल है। पुरुष, कौन सा पुरुष है? ये सब में के क्या है के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या जिनमें विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन कारक काल पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या उनमें विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक स्कूल जाते हैं। अब बालक है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे बालकों कर दिया, वचन बदल दिया हमने। यहाँ एक वचन है, यहाँ पे हमने बहुवचन कर दिया। बालकों को किताबें मिली, तो क्या है ये विकारी शब्द है। तो क्या विकारी शब्द क्या होते हैं कि जिन लिंग वचन कारक काल पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या उनमें विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अगला ये हम करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द जो होते हैं। संज्ञा शब्द, अब आप इसके आगे अध्ययन करेंगे, आपने पढ़ा भी है संज्ञा क्या होती है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, ये आप किसके अंदर आते हैं? इन अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब है अविकारी शब्द। लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते, ठीक। किस क्या कह रहे हैं? अविकारी क्या शब्द क्या होते हैं? लिंग वचन पुरुष कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते अर्थात जिनमें कोई विकार नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे आप हैं और है, एवं है, तथा आपका हाय, तेज और धीरे धीरे आदि आपके जो हैं ये प्रकार हैं। उसके बाद आप आते हैं कि अविकारी शब्द जो होते हैं इनके भी भेद होते हैं। अविकारी शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, अविकारी शब्दों के जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक और विस्मय आदि बोधक। ये आपके क्या है? अविकारी शब्दों के भेद हैं आपके, ठीक है। तो अविकारी शब्द कौन कौन क्या हुए कि जिसका लिंग वचन पुरुष और कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते अर्थात जिन्हें कोई विकार नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और है, एवं है, तथा हाय है, तेज है, धीरे धीरे आदि। तो हमने क्या सीखा इसमें? हमने जो सीखा है एक बार अध्ययन कर लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है।
उत्पत्ति के आधार पर हमने क्या चार भेद कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब अगला आते हैं हम, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला है आपका, हमारे देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा के लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगगुण शब्द। ठीक है, या फिर मैंने व्युत्पन्न इसके अंदर डाल दिया था आपको। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो ये आपका आज पूरा हुआ आपका। आशा है कि आप समझे होंगे। चलिए, धन्यवाद।